तो नमस्कार दोस्तों, हैकिंग एंड मैनिपुलेशन के इस विशेष एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मनीष जायसवाल। दोस्तों, आमतौर पर हैकिंग और मैनिपुलेशन को दो अलग अलग चीज़ें लोग समझते हैं, लेकिन मेरे अनुसार जो है हैकिंग एंड मैनिपुलेशन एक ही सिक्के के दो पहलू भी हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सत्येंद्र पे वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार जी के शो पे अभी मैं वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण कुमार जी, महमूद प्रजा साहब और वर्ल्ड रिनाउंड एक्सपर्ट माधव देश पांडे साहब को सुन रहा था। दोस्तों, मशीन जनरली हम इस बातचीत में हम दो कैटेगरी में रख सकते हैं। एक मशीन जो बाहर की दुनिया से कनेक्ट हो सकती है सिग्नल्स के जरिए, आप कह सकते हैं इंटरनेट के जरिए। एक दूसरी मशीन जिसको हम बोलते हैं स्टैंड अलोन मशीन, जैसा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमेशा बताता है कि जो हमारी ईवीएम्स हैं वो स्टैंड अलोन मशीन्स हैं, ये बाहर से इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो सकती हैं। चलिए हम दोनों चीज़ें मान लेते हैं। अब समझिए ज़रा, एक मशीन है वो बाहर की दुनिया से जो कनेक्ट हो रही है इंटरनेट के जरिए, तो वो कनेक्शन का बेसिस क्या है? बेसिस ये है डेटा वो इंटरनेट के जरिए जो डेटा आ रहा है वो उसको रिसीव करने की कैपेबिलिटी वो मशीन रखती है, उस डेटा को रीड करने की। तो उसको रिसीव करने की कैपेबिलिटी रखती है, उसको रीड करने की कैपेबिलिटी रखती है, और उसी के आधार पे वो अपना रिस्पॉन्स फिर बदल सकती है। इसे आप कह सकते हैं हैकिंग। तो वहीं जो स्टैंड अलोन मशीन है वो बाहर के डेटा से इंटरेक्ट नहीं करती है, जैसा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारा बताता है। लेकिन स्टैंड अलोन मशीन जो है वो उसके अंदर जो डेटा जनरेट हो रहा है, जी हाँ, फॉर एग्जांपल हम जो वोट देते जा रहे हैं तो सीयू कंट्रोल यूनिट में डेटा जो है स्टोर भी जनरेट भी हो रहा है, स्टोर भी हो रहा है। तो ये जो डेटा इंटरनली जो अंदर जनरेट हो रहा है, तो आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में हम बाहर से कोई कनेक्शन नहीं है रेडिएशन के जरिए, लेकिन जो मशीन स्टैंड अलोन है वो डेटा तो जनरेट कर रही है, उसको स्टोर भी कर रही है। तो वो अपने डेटा को जो वो इंटरनली स्टोर कर रही है वो उसके रेस्पेक्ट में एक निश्चित सीमा के बाद, जैसा कि वो मशीन डिजाइन हो, जैसा कि देश पांडे साहब बोल रहे थे, उसके अनुसार वो अपना रिस्पॉन्स बदल सकती है। कहने का मतलब यहाँ इंटरनेट से कोई मशीन कनेक्ट है या नहीं है उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आप चाहे बाहर से डेटा वायर के थ्रू या रेडिएशन के थ्रू लीजिए, या आप स्टैंड अलोन मशीन है जो वायर और रेडिएशन के ज़रिए डेटा नहीं ले रही है, लेकिन वो फिज़िकल जो डेटा आप दे रहे हैं बटन दबा के, उससे डेटा वो महसूस कर रही है, जनरेट कर रही है, उसको स्टोर भी कर रही है। उसी डेटा को इंटरनली उसके हिसाब से वो चेंज कर सकती है, सिस्टम को वो अपने रिजल्ट को चेंज कर सकती है। बस फ़र्क क्या रहेगा दोनों मशीन्स में कि जो इंटरनेट से कनेक्टेड मशीन है वो बाहर से रेडिएशन के थ्रू डेटा के वो रिसीव करती है और फिर रीड करती है, रिस्पॉन्स करती है। यहाँ पर जो फिजिकल टच है बैलेट यूनिट पर, और वो जो डेटा जाएगा सीयू में और अंदर मेमोरी में, उसको वो बदलती है, उसके हिसाब से वो चीज़ों को बदल सकती है। बस ये डिपेंड करेगा कि दोनों मशीन्स में किस तरह की वास्तव में हार्डवेयर और संबंधित सॉफ्टवेयर वो उस तरह से डिजाइन है। जी हाँ, इंटरनेट कनेक्टेड मशीन्स में क्या होगा कि वो बाहर के डेटा को, जैसे मैंने बनाया तीन चीज़ें, लेकिन यहाँ पर क्या है, फिजिकल टच से जो डेटा जनरेट हुआ उसके अनुसार अगर उसमें अंदर सिस्टम है तो वो करेगी। इसी तरह से इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड वाली जो मशीन है, अगर उसके अंदर वो सिस्टम है कि बाहर से डेटा के साथ वो अपना जो स्वाभाविक पैटर्न है उसको बदल सके। इंटरनेट यहाँ कुछ नहीं कर रहा है, केवल डेटा का सोर्स है। इसी तरह जो स्टैंड अलोन मशीन है वहाँ भले इंटरनेट नहीं है, लेकिन जो फिजिकल टच हम कर रहे हैं बैलेट यूनिट पर वो डेटा का सोर्स है। मेन मुद्दा क्या है, चाहे स्टैंड अलोन मशीन हो चाहे इंटरनेट से कनेक्टेड मशीन हो, अगर मशीन के अंदर
क्या इन दोनों ही तरह के डेटा को इंटेलिजेंट वे में रीड करने की क्षमता है कि नहीं है। तो हमें जो क्वेश्चन जो मेरे समझ में आता है, अब तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमारे ओक साहब ने बोल ही दिया है और भुइया साहब ने, तो इसके तहत मैं अपने चुनाव आयोग से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मैं डायरेक्ट पार्टी हूँ, मैं स्वयं वोट दे रहा हूँ और उसी वोट से एक तरह से मैं कहीं ना कहीं सॉवरेन फंक्शन उस वोट के जरिए जनता, अब मेरे हिसाब से तो पॉलिटिकल राइट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ही नहीं है, सॉवरेन फंक्शन है जो मैं वोट देता हूँ। तो मेरा अधिकार है इस संबंध में इस बात के पूछने के बाद कि इलेक्शन कमीशन हमेशा कहता है कि हमारी मशीन स्टैंड एलोन है और वो इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होती है, उसमें हैकिंग नहीं हो सकती है। मेरा प्रश्न केवल इतना है उनसे, एक सिंपल सा प्रश्न, कि आपकी मशीन स्टैंड एलोन है लेकिन वो डेटा फिजिकली रीड करती है, आप बस केवल इतना बता दीजिए, या मैं इतना पूछना चाहता हूँ, क्या स्टैंड एलोन मशीन जो भी आपके पास है, क्या उसमें ये जो फिजिकल डेटा है उसके अंदर क्या इस तरह की कैपेबिलिटी बनाई जा सकती है कि वो जो फिजिकल डेटा हम दे रहे हैं उसको एक सीमा के बाद वो अलग तरह से वो रीड करके अलग रिजल्ट देने लगे। और इसी तरह से अगर रिजल्ट बटन में हम 2 बार मान लीजिए या 3 बार हम उसको पुट कर दें और वो डेटा भी अगर वो स्टोर कर ले इंटरनली, उसके हिसाब से वो डिफरेंट रिजल्ट दे सकती है। क्या ऐसी मशीन बनाई जा सकती है? अल्टीमेटली बात इलेक्शन कमीशन नहीं बता पाए। इलेक्शन कमीशन जब इसको टेक्निकल एक्सपर्ट्स की टीम से, विश्वविख्यात टीम से, जो देश भर के टॉप साइंटिस्ट हैं, उनके सामने ये प्रश्न रखेगा, क्या स्टैंड एलोन मशीन्स में इस तरह की चीज़ें हो सकती है कि वो इंटेलिजेंट वे में जो इंटरनली या फिजिकल डेटा से जो इंटरनल डेटा जनरेट हो रहा है उसको क्या अलग अलग तरीके से वो उसको रिजल्ट दे सकती हैं, अलग अलग टच के अनुसार, या अलग अलग जब डेटा की क्वांटिटी कुछ हो जाए तो उसके अनुसार क्या ये चीज़ें संभव है, या एक ही बटन को कई बार दाबने के बाद वो क्या बोलते हैं उसी डेटा को कुछ और तरह से वो रिजल्ट में दे दे? क्या ऐसे अब पॉसिबल नहीं हो सकता है, भले ही आप इंटरनेट से ना कनेक्ट हो? क्या ये स्टैंड एलोन मशीन जो हैं इस तरह से डिजाइन हो सकती है कि नहीं? इसको टेक्निकल कमेटी एक्सपर्ट के समय पूरे विश्व के सामने रखना चाहिए और जो भी डिस्कशन हो, जो भी चीज़ें हों, ये सामने आना चाहिए। यहाँ तक कि क्या ये मशीन स्टैंड एलोन है भी कि नहीं, जैसा कि माधव देशपांडे साहब ने कहा या अरुण अग्रवाल साहब ने कहा कि वास्तव में पहले तो देश में ही मशीन ओपन करके दे देनी चाहिए ना, कि देखिए ये रही मशीन, ये रही मशीन, आइए जितने भी एक्सपर्ट हो, बिना इस इंटरनेट के जरिए जो बातें मैं बोल रहा हूँ, क्या वैसा सिस्टम आप इसमें जनरेट कर सकते हैं? क्या किसी ने मशीन देखी है? क्या इलेक्शन कमीशन ने दिखाई है? या इलेक्शन कमीशन जिस बहादुरी से जिस उससे कहता है कि माननीय कोर्ट के समक्ष, क्या उनको दिखाई है? क्या उनके माननीय कोर्ट के समक्ष से टेक्निकल इंडिपेंडेंट जो ऑडिट के जरिए, एक्सपर्ट के जरिए, क्या इन प्रश्नों को कभी देखा गया है? ये तो एक चीज़ हुआ। दूसरी चीज़ ये है, मैं वोटर हूँ, मैं जब ईवीएम में वोट दे रहा हूँ तो मेरा वोट कहाँ गया, ये मेरा प्रश्न है। मेरा वोट पर्ची दिख रहा है, स्क्रीन पे छप रही है, पर गिर भी गई, सब कुछ है, पर गिनती किसकी हो रही है? मशीन की हो रही है। मशीन के अंदर मेरा वोट कहाँ, ये मेरा प्रश्न है। मुझे कैसा पता लगे? मुझे दुनिया के वोट से मतलब नहीं है, मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरा वोट सही जगह पहुँच गया? ये तभी पता लगेगा जब मैंने वो ईवीएम से जो वोट दिया वो पर्ची मेरे हाथ में जब आ जाए, तो मुझे पता लग जाएगा कि मैं जहाँ वोट देना चाहता हूँ जिन्हें, उनके लिए वोट छप गया। उसके बाद मैं सीसीटीवी कैमरे के सामने ही पहले तो अपना फोल्ड कर लूँ यहाँ, उसके बाद सीसीटीवी कैमरे के सामने मैं बक्से के अंदर वोट डाल दूँ और वो बक्सा सील रहे। जब वो सील्ड बक्सा खुलेगा तो मुझे ये पक्का विश्वास है कि अगर उसकी सीलिंग एकदम मजबूत है, पक्की है उस हर तरीके से, तो वो जब बक्सा खुलेगा तो मेरा वोट गिन लिया जाएगा।
इसके सिवा दुनिया में कोई प्रक्रिया नहीं है जो किसी एक वोटर को संतुष्ट कर सके जी, कि एट द पॉइंट पे वोट देते समय कि उसका जिसे वो वोट देना चाहता है वास्तव में उसे ही वोट वो वहाँ उसके लिए छप गया है और वही वोट वास्तव में वो गिना जाएगा। अब रहते 5% मशीन्स की मैचिंग इत्यादि की कि ईवीएम और मशीन से हम मैच कर ले और ये कर ले वो कर ले, तो जैसा कि मैंने बताया कि 5% मशीनों में सारी चीज़ें लंबी चुनाव की प्रक्रिया होती है, लंबी चीज़ें होती हैं, अंदर क्या कभी सीसीटीवी फुटेज क्या सामने आती है क्या नहीं होती है, इस बीच में लंबी प्रक्रिया के बीच में बहुत चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में रहती हैं, बहुत तरह के प्रेशर्स भी होते हैं, सब कुछ चीज़ें होती हैं। तो 5% में क्या दिखाया जा रहा है, 95% में क्या हो रहा है, ये भी बात नहीं। प्लस मैंने बताया कि स्टैंड अलोन मशीन में भी मैं फिजिकल डेटा भले ही इंटरनेट से नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अगर मैं फिजिकल डेटा दे रहा हूँ तो वो भी एक प्रकार का डेटा है, और इसी तरह से उस डेटा के अनुसार स्टैंड अलोन मशीन जो है वो अलग अलग रिजल्ट पे आ सकती है। अगर मैं रिजल्ट बटन एक या एक से अधिक बार दबाऊँ तो अलग अलग तरह से वो रिस्पॉन्स दे सकती है। आज के टेक्नोलॉजी के संदर्भ में, आज के इंटेलिजेंट मशीन्स के संदर्भ में। उम्मीद है ये एपिसोड, तो इसका हल क्या है? हल यही है कि जब भी आप वोटिंग करने जाएं, आजकल करप्टेड इलेक्टोरल रोल्स की बात आई कि 40 लाख लोग वोट्स महाराष्ट्र में कहाँ हो गए, सब कुछ हो गए। ये तो इशू है ही कि भाई इलेक्टोरल रोल कभी भी करप्ट नहीं होना चाहिए, जैसे B.R. अम्बेडकर साहब ने हमारे बोला था। हमें ये भी समझना होगा, बाबा साहब ने जो भी ये बोला तो ये ठीक है, लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि रोल कितना भी करप्ट हो जाए, सब कुछ हो जाए, अगर वोट देने से लेकर पर्ची डालने तक सब कुछ सीसीटीवी में कैद रहेगा तो पूरी की पूरी ड्यूरेशन, तो वास्तव में कितना भी मशीन वहाँ पे वो हो जाए और चूंकि पर्ची वहाँ अंततः गिनी जाएगी, वही बक्से खुलेंगे सीसीटीवी के कैमरे में और वही पर्ची गिनी जाएगी, तो कितना भी करप्टेड रोल हो जाए, लेकिन उतने अलग अलग पर्सन्स कैसे लाएंगे आप? और इन्हीं सीसीटीवी कैमरों को आप AI से जोड़ दीजिए, तो ऐसा भी नहीं कि अलग अलग शर्ट पहन के कोई अलग अलग वोट डालने चला आएगा। ऐसा भी नहीं होगा कि क्या बोलते हैं कि जब एक बार पोलिंग का समय कम हो गया या एजेंट आपस में मिल गए तो एक ही आदमी क्या बोलते हैं, मान लीजिए करप्शन वो है, ज़रूरत से ज़्यादा वोटिंग मतलब रोल में है लेकिन लोग कम हैं, लेकिन अगर एजेंट आपस में मैनिपुलेट हो गए तो वो खटाखट क्या बोलते हैं, बटन दबाते चले जा रहे हैं, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में क्या रहेगा, एक पर्सन एक ही बार आएगा और वोट देके अपना निकल जाएगा एक ही बार में। ये बात समझने की ज़रूरत है, और वो पर्ची जो आएगी, जितने लोग आएंगे वास्तव में उतना ही वोट से ज़्यादा पर्ची भी नहीं हो पाएगी। इस तरह से एक बात आती है कि भारत जैसे बड़े देश में इतनी बड़ी प्रक्रिया नहीं हो सकती। अरे भारत देश में इतना बड़ा देश है तो भारत देश में इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन भी हो, कितना करोड़ रुपया कितना चीज़ जो है एडमिनिस्ट्रेशन में खर्च भी होता है। तो बड़ा देश है तो बड़ा रिसोर्स भी तो है हमारे पास, और प्लस अगर 1-2 रोज़ ज़्यादा लग जाएंगे तो यहाँ सरकार बनने में महीनों लग जाते हैं, इलेक्शन प्रक्रिया में इतना समय लग जाता है, सब कुछ हो जाता है। और जिस सरकार के पास हम इतना रिसोर्स दे रहे हैं, अगर वो पूरी तरह हमारे मन की रहे तो यही तो भारत का संविधान कहता है ना, वी द पीपुल के लिए। तो उसके लिए 1-2 रोज़ अगर ज़्यादा लग जाएंगे गिनने में, सब कुछ होने में, सब कुछ सीसीटीवी कैमरे में रहेगा, सब कुछ डिजिटल हो गया, AI वाले कैमरे में रहेगा कि कोई चेहरा बदल के भी नहीं आ सकता है, तो क्या बुराई हो जाएगी। और दूसरी बात, बंट मेमोरी का इशू जो उठा, अरुण अग्रवाल साहब ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने, खन्ना साहब ने आदेश दिया था कि बंट मेमोरी की चेकिंग होगी, तो फिर जब सब डेटा मिला देंगे तो बंट मेमोरी की चेकिंग कहाँ रह गई वो? तो आदेश सुप्रीम कोर्ट, सबसे सर्वोच्च कोर्ट, अगर उसका एक तरह से कंटेम्प्ट हो रहा है तो मुझे बात नहीं समझ में आ रही है। जो बात स्पष्ट है वो सीधी तरह से है। दत्ता साहब ने भी पुरानी प्रोसीडिंग में बोला था, जस्टिस दत्ता साहब ने, ऐसा क्या तरीका है कि जनता को, वोटर को पता लग जाए कि उसका वोट जैसे उसने दिया तो वास्तव में वो वहीं गया।
बत्ती जल गई, बीप बज गई, पर्ची दिखती हुई स्क्रॉल करते हुए सब कुछ हो गया, लेकिन मुझे कैसे पता लगा कि मेरा वोट कहाँ गया? ये तभी पता लगेगा, मशीन के अंदर नहीं पता लगेगा, तभी पता लगेगा जो पर्ची आए मेरे हाथ में आए फिजिकली टच, और मैं उसको वहाँ सीसीटीवी कैमरे में रख दूँ, मतलब पहले तो फोल्ड कर लूँ, उसके बाद सीसीटीवी कैमरे में आके बाहर डाल दूँ, तो ये पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी में हो, और वो सील्ड बक्सा, वही सील्ड बक्सा जो सीसीटीवी में, वही सीसीटीवी में वो सील्ड बक्सा खुले भी, एंड टू एंड सीसीटीवी जो महबूब प्रचार साहब बोल रहे थे। और ये कैमरे आप एआई से जोड़ दीजिए, सभी चेहरे एकदम खिलेंगे, और जितने चेहरे होंगे उतने ही पर्चियाँ भी होंगी, एक वोट ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा। उम्मीद है ये एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सर। अपने वोट की कीमत जनता को और देश के संस्थानों को सबको एक एक वोट एक सॉवरेन का अधिकार है। 50% या 70% रीडिंग है, मैं तो 100% वीवीपैट से रीडिंग हो, और मशीन केवल ये कहे इसलिए होनी चाहिए कि मैनुअल रीडिंग में एक आध वोट इधर उधर ना हो जाए, मशीन मदद के लिए होनी चाहिए। वोट हमारा है, जो हमने दिया अपने हाथ से छू कर बंद करके, वही जब खुलेगा तो वास्तव में रीजनरेट होगा उसी फॉर्म में, वास्तव में उसी को हम काउंटिंग कहेंगे। ऐसे तो मशीन से सब कुछ ओपेक है, और ओपेकनेस में ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। विश्वास हमेशा ट्रांसपेरेंसी में होता है। पब्लिक इंस्टीट्यूशन ट्रांसपेरेंसी के लिए होती है, पब्लिक इंस्टीट्यूशन की कोई प्राइवेसी इत्यादि नहीं होती। और वोटिंग की प्रक्रिया के दौरान कौन वोट दे रहा है, कौन नहीं वोट दे रहा है, उसका चेहरा नहीं प्राइवेसी है। प्राइवेसी यहाँ क्राइटेरिया जो है कि वो वोट हम किसे दे रहे हैं, बस वो ना दिखे, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। बाकी हम वोट देने जाएँ और वहाँ पर्ची डालने जाएँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बस पर्ची खुल के कैमरे में ना आए, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। प्राइवेसी का यहाँ ये मतलब है, और ट्रांसपेरेंसी और विश्वास का ये मतलब है, इलेक्शन कमीशन में विश्वास का ये मतलब है संवैधानिक संस्था पे, कि सब कुछ वो खुद ही ट्रांसपेरेंट करें और अपनी तरफ से ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जो है राइट टू नो के अंदर वो सिटीजन को दे, डेमोक्रेसी के हित में। मेरा किसी के शक नहीं, किसी का विरोध नहीं, अपने राइट के लिए और स्वयं डेमोक्रेसी की मदद के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष और स्वयं इलेक्शन कमीशन के समय ये विचार थे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सर।